सो गुड मॉर्निंग गाइस। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के यानी कि 18 जनवरी के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को। तो इस प्रश्न में आपसे पूछ रहे हैं अभी बीसीसीआई ने किसे अपना लोकपाल नियुक्त किया है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा अरुण मिश्रा को। तो सिंपल सा याद रखेंगे, बीसीसीआई ने अभी सुप्रीम कोर्ट के पूर्व न्यायाधीश रहे जस्टिस अरुण मिश्रा को अपना लोकपाल नियुक्त किया है। अच्छा, वैसे ऑप्शन में अगर आप देखोगे तो एक नाम आपको नजर आएगा, अजय माणिकराव खानविलकर। 2024 में इनके बारे में हमने पढ़ा था। भारत के ये नए लोकपाल बने थे और कौन से नंबर के? दूसरे नंबर के, क्योंकि पहले नंबर के थे पिनाकी चंद्र घोष। तो ये नाम भी इंपॉर्टेंट रहेगा आपके लिए। बाकी बीसीसीआई की अगर बात करें, बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया, जिसकी स्थापना होती है 1928 में, हेडक्वार्टर मिलेगा मुंबई में और इसके सचिव अभी सेक्रेटरी बन गए देवजीत सेकिया। इसके प्रेसिडेंट वर्तमान में है रोजर बिन्नी और पहले प्रेसिडेंट का नाम एग्जाम में पूछा जा चुका है, याद रखना, आर.ई. ग्रांट गोवन उनका नाम है। फिर अगले प्रश्न में पूछ रहे हैं अभी हाल ही में प्रधानमंत्री संग्रहालय और पुस्तकालय सोसाइटी का अध्यक्ष किसे चुना गया है। तो सही उत्तर हो जाएगा नृपेंद्र मिश्रा को। तो अभी भारत सरकार ने प्रधानमंत्री संग्रहालय और पुस्तकालय सोसाइटी के अध्यक्ष के रूप में फिर से नृपेंद्र मिश्रा को चुना है। मतलब पहले भी यही थे, अभी फिर से उनको चुन लिया गया है। इनका कार्यकाल 5 साल का होगा। अच्छा, ये प्रधानमंत्री म्यूजियम और लाइब्रेरी जो ये सोसाइटी है, इसका काम क्या होता है? तो इसका काम होता है प्रधानमंत्री संग्रहालय और पुस्तकालय का प्रबंधन करना, उसका मैनेजमेंट संभालना। और आपको बता दूं, इस प्रधानमंत्री संग्रहालय और पुस्तकालय को पहले नेहरू स्मारक संग्रहालय और पुस्तकालय कहा जाता था, जिसकी स्थापना हुई थी 1 अप्रैल 1966 में। यह पहले भारत के कमांडर इन चीफ का निवास स्थान हुआ करता था। फिर 1948 में यह भारत के जो पहले प्रधानमंत्री थे पंडित जवाहरलाल नेहरू, उनका आधिकारिक निवास बना। और फिर 1964 में उनकी मृत्यु के बाद नई दिल्ली के इस 3 मूर्ति परिसर को नेहरू स्मारक संग्रहालय में बदल दिया गया। और फिर जब मोदी सरकार आई तो 2016 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि इसे भारत के सभी 15 प्रधानमंत्रियों का संग्रहालय बनाया जाएगा। और अभी लेटेस्ट 2023 में इसका नाम नेहरू मेमोरियल से बदलकर प्रधानमंत्री संग्रहालय और पुस्तकालय कर दिया। और मेरे को याद आ रहा है किसी एग्जाम में इसी से रिलेटेड एक प्रश्न आया था कि ये प्रधानमंत्री संग्रहालय और पुस्तकालय है कहाँ पर? याद रखना, नई दिल्ली में है। अच्छा, ये प्रधानमंत्री संग्रहालय किस मंत्रालय के अंतर्गत आता है? ये अगर पूछेंगे तो संस्कृति मंत्रालय के अंतर्गत। अब यहाँ से कुछ इंपॉर्टेंट संग्रहालय, कुछ इंपॉर्टेंट म्यूजियम्स जो आपके न्यूज में रहे थे, वो सारे मैं आपको यहाँ पे रिवाइज करवाऊंगा। लेकिन उससे पहले संग्रहालय में आए हुए ये कुछ प्रश्न है, इनके उत्तर पहले आप देने की कोशिश करो, जो कि एग्जाम में पूछे गए। ये प्रश्न एसएससी में पूछा गया था, किस संग्रहालय को भारत में राज का ताज यानी कि ताज ऑफ द राज कहा जाता है? तो आंसर होगा विक्टोरिया मेमोरियल हॉल, जो आपको मिलेगा कोलकाता में। और ये राजस्थान में जो RAS का एग्जाम होता है 2023 में पूछा गया था कि भारत के पहले आउटडोर म्यूजियम जिसका नाम शहीदी पार्क है, इसका उद्घाटन कहाँ पे किया गया? ये मैंने भी आपको कई बार रिवाइज करवाया है। तो सही उत्तर होगा दिल्ली में। वैसे आप जानते हो देश का सबसे बड़ा संग्रहालय ये आपको कोलकाता में मिलेगा, जो भारतीय संग्रहालय है वो। और ये सबसे बड़ा भी है और सबसे पुराना भी है भारत में। इसकी स्थापना हुई थी 1814 में। ये प्रश्न भी एग्जाम में पूछा जा चुका है। अब चलो कुछ अगले में पूछ रहे हैं अभी हाल ही में सबसे ज्यादा ग्रैंड स्लैम मैच खेलने का रिकॉर्ड किस टेनिस खिलाड़ी ने बनाया? तो सही उत्तर होगा नोवाक जोकोविच। तो सर्बिया के टेनिस प्लेयर हैं, एक तो ये याद रखना नोवाक जोकोविच। और अभी रॉजर फेडरर को पीछे छोड़ते हुए ये सबसे ज्यादा ग्रैंड स्लैम मैच खेलने वाले खिलाड़ी बन गए हैं। अभी 15 जनवरी को ही उन्होंने अपना 430वां ग्रैंड स्लैम मैच खेला है और इस तरह से वो रॉजर फेडरर से आगे निकल गए सबसे ज्यादा ग्रैंड स्लैम मैचेस खेलने के मामले में, क्योंकि रॉजर फेडरर ने 429 मैचेस खेले हैं। और इन 430 में से अगर देखोगे तो 379 ये जीते हैं मैच और 51 में इनको हार मिली है। वैसे ये वाला डेटा नहीं पूछेंगे, लेकिन ऊपर वाला याद रखना, क्योंकि सबसे ज्यादा ग्रैंड स्लैम मैच ये खेल चुके हैं। अच्छा, ग्रैंड स्लैम की बात है तो आपको पता है साल में 4 ग्रैंड स्लैम होते हैं। कौन कौन से होते हैं? ऑस्ट्रेलियन ओपन, फ्रेंच ओपन, विंबलडन ओपन और यूएस ओपन। ये हर बार मैं आपको बताता हूँ जब भी हम टेनिस की बात करते हैं। और इसमें सबसे पुराना ग्रैंड स्लैम अगर मैं आपसे पूछ लूँ ना, तो मेरे ख्याल से मैक्सिमम स्टूडेंट आंसर कर देंगे विंबलडन ओपन सबसे पुराना है, क्योंकि इसको बार बार हम रिपीट करते रहते हैं, तो आपको याद हो गया होगा। अच्छा, यहाँ से एक एग्जाम का प्रश्न मैं आपसे पूछता हूँ। ये प्रश्न मुझे याद आ रहा है छत्तीसगढ़ के किसी एग्जाम में पूछा गया था। 4 ग्रैंड स्लैम आपको दे दिए थे और पूछा था इनको अरेंज करना है।
अच्छा, उससे पहले मैं आपको ये भी रिवाइज करवा दूं, ये भी बता दूं कि अभी तक नोवाक जोकोविच सबसे ज्यादा ग्रैंड स्लैम खिताब भी जीत चुके हैं। कितने? 24। रोजर फेडरर 20, राफेल नडाल 22। ठीक है, तो ये भी डेटा। फिर अगले में पूछ रहे हैं, हाल ही में प्लास्टिक मुक्त महाकुंभ के लिए अभी कौन सा अभियान शुरू किया गया? तो सही उत्तर होगा 1 प्लेट 1 बैग। तो प्लास्टिक बैग और डिस्पोजल वस्तुओं की जगह दूसरे वस्तु का उपयोग के लिए भी 1 प्लेट 1 बैग अभियान शुरू किया गया है। तो महाकुंभ को प्लास्टिक मुक्त महाकुंभ बनाने के लिए कपड़े के थैले, स्टील की प्लेटें और ग्लास बांटे जा रहे हैं और इस पहल का नेतृत्व आरएसएस यानी कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ कर रहा है। तो एक तो ये प्रश्न आप याद रखना कि प्लास्टिक मुक्त महाकुंभ के लिए भी कौन सा अभियान शुरू किया गया? 1 प्लेट 1 बैग अभियान। फिर अगले प्रश्न में पूछ रहे अभी पंजाब नेशनल बैंक के एमडी सीईओ के रूप में अभी किसे नियुक्त किया गया? तो आंसर होगा अशोक चंद्रा को। तो याद रखेंगे अशोक चंद्रा, इनको पंजाब नेशनल बैंक का एमडी सीईओ नियुक्त किया गया है, 3 साल के लिए नियुक्त किया गया। और किनका स्थान लिया इन्होंने? अतुल कुमार गोयल का। अच्छा, इनके अलावा एक और अपॉइंटमेंट बता रहा हूं, विनोद कुमार इंडियन बैंक का नया एमडी सीईओ बनाया गया, इन्होंने एसएल जैन का स्थान लिया है। पंजाब नेशनल बैंक की बात कर लें, स्थापना होती है 1894 में, हेडक्वार्टर नई दिल्ली हो जाएगा। हमने कहा एमडी सीईओ नए बन गए अशोक चंद्रा। टैगलाइन क्या होती है? यू कैन बैंक अपॉन। अब एक प्रश्न का उत्तर देना है, एक बैंक के नए चेयरमैन बने थे, वो आप बताएंगे। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के नए चेयरमैन अभी कौन बने थे? बताइए। हम अगला प्रश्न देखते हैं। फिर अगले में पूछ रहे हैं, अभी हाल ही में किसने युद्ध क्षेत्र पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए भारत रणभूमि दर्शन एप्लीकेशन को लॉन्च किया? तो आंसर होगा राजनाथ सिंह ने। हमारे रक्षा मंत्री हैं राजनाथ सिंह, अभी उन्होंने भारत रणभूमि दर्शन एप्लीकेशन को लॉन्च किया है। यह रक्षा और पर्यटन मंत्रालय के साथ साथ सेना की एक पहल है। तो अब 1962, 1971 और 1999 का जो कारगिल युद्ध संघर्ष था उसके जो स्थान है, उसके अलावा सियाचिन बेस कैंप हो गया और 2020 के गलवान घाटी संघर्ष स्थल, ये पर्यटकों के लिए उपलब्ध हो सकेंगे। तो भारतीय सेना सीमावर्ती क्षेत्रों और ऐतिहासिक युद्ध क्षेत्रों को पर्यटन स्थलों में बदल रही है। पर्यटक डोकलाम भी जा सकते हैं, जहां 2017 में भारत और चीन के बीच 73 दिनों तक गतिरोध चला था। और पश्चिमी तरफ पर्यटक कारगिल, बटालिक और द्रास के कुछ हिस्सों की यात्रा कर सकते हैं। ये पहल सीमावर्ती क्षेत्रों के समग्र विकास को बढ़ावा देने के व्यापक प्रयासों का एक हिस्सा है। फिर अगले में पूछ रहे हैं, अभी हाल ही में किसने न्यू ग्लेन रॉकेट को सफलतापूर्वक लॉन्च किया? तो आंसर होगा ब्लू ओरिजिन ने। तो जो ई कॉमर्स कंपनी है अमेजॉन, उसके फाउंडर हैं जेफ बेजोस और उन्हीं की ये स्पेस कंपनी है ब्लू ओरिजिन, जिसने ही अभी इस न्यू ग्लेन रॉकेट की सफल टेस्टिंग की है। इस विशाल रॉकेट की लंबाई 98 मीटर है, 320 फुट है लंबा ये, और इसे चंद्रमा तक अंतरिक्ष यात्रियों को ले जाने के लिहाजा से डिजाइन किया गया है। और अभी इसकी टेस्टिंग की गई, कहां से अभी इसकी टेस्टिंग की गई? फ्लोरिडा से। और इस रॉकेट का नाम पृथ्वी की परिक्रमा करने वाले पहले अमेरिकी न्यू ग्लेन के नाम पर इस रॉकेट का नाम इन्होंने रखा है, न्यू ग्लेन रॉकेट। तो ब्लू ओरिजिन ये जेफ बेजोस की कंपनी है, एक प्राइवेट स्पेस कंपनी है। इसकी स्थापना सन 2000 में हुई थी, हेडक्वार्टर वॉशिंगटन अमेरिका में आपको मिलेगा। फिर अगले में पूछ रहे, अभी हाल ही में लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने कहां से मोबाइल पासपोर्ट वैन सेवा शुरू की? तो आंसर होगा कोटा। तो अभी लोकसभा स्पीकर है ओम बिरला और उन्होंने राजस्थान में कोटा के श्रीनाथपुरम में जो लॉरेंस मेयो स्कूल है वहीं से स्टूडेंट कनेक्ट प्रोग्राम के तहत मोबाइल पासपोर्ट वैन सेवा को शुरू किया है। तो इस वैन के जरिए स्टूडेंट एप्लीकेशन, बायोमेट्रिक और वेरिफिकेशन सहित सभी जरूरी प्रक्रियाओं को आसानी से पूरा कर सकेंगे। स्टूडेंट्स को पासपोर्ट बनवाने के लिए ऑफिस जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इस वैन में ही स्कूल और कॉलेजेस में ही उनके पासपोर्ट बन जाएंगे। साथ ही इस पहल के जरिए स्टूडेंट्स को पासपोर्ट के महत्व के बारे में भी जागरूक किया जाएगा। तो ध्यान रखना, लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने अभी कहां से मोबाइल पासपोर्ट वैन सेवा शुरू की? कोटा राजस्थान से। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर अगले प्रश्न में पूछ रहे हैं, अभी किस भारतीय कंपनी ने फायरफ्लाई नामक भारत का पहला निजी उपग्रह समूह लॉन्च किया? तो सही उत्तर तो इसका हो जाएगा पिक्सेल। अब ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ध्यान से सुनिएगा, समझाऊंगा मैं आपको। तो गूगल समर्थित ये एक भारतीय अंतरिक्ष स्टार्टअप कंपनी है पिक्सेल, जिसका मुख्यालय आपको बंगलुरु में मिलेगा। और इसी ने अभी 15 जनवरी को जो स्पेस एक्स कंपनी है एलन मस्क की, उसका जो फॉल्कन 9 रॉकेट है उससे फायरफ्लाई नाम से अपना एक कमर्शियल उपग्रह तारामंडल लॉन्च किया है।
और ऐसा करने वाली ये पहली भारतीय प्राइवेट कंपनी बन गई है, इसीलिए प्रश्न इंपॉर्टेंट हो जाता है। अच्छा, इसी के साथ स्पेस एक्स ने एक भारतीय कंपनी है दिगंतारा, उसके एक सैटेलाइट को भी लॉन्च किया है। उस सैटेलाइट का नाम स्पेस कैमरा फॉर ऑब्जेक्ट ट्रैकिंग है और ये अंतरिक्ष वस्तुओं की निगरानी के लिए दुनिया का पहला वाणिज्यिक यानी कि कमर्शियल सैटेलाइट है। किस कंपनी ने लॉन्च किया ये मैंने आपको बता दिया, दिगंतारा, जिसका मुख्यालय आपको बंगलुरु में मिलेगा। और किसने लॉन्च किया? स्पेस एक्स ने। स्पेस एक्स ने अपने फॉल्कन 9 रॉकेट से इनको लॉन्च किया है। कहाँ से? वेंडेनबर्ग स्पेस फोर्स बेस, जो कैलिफोर्निया अमेरिका में है। अब यहाँ पे एक शब्द आया, उपग्रह तारामंडल, इंग्लिश में बोलोगे तो सैटेलाइट कॉन्स्टिलेशन। इसमें क्या होता है, बहुत सारे सैटेलाइट्स होते हैं, कई सारे सैटेलाइट्स का एक ग्रुप होता है जो कि धरती के चारों ओर घूमते हैं और ये उपग्रह, ये सैटेलाइट आपस में जुड़े रहते हैं और मिल करके एक साथ काम करते हैं। वैसे भी नाम से समझ में आ रहा होगा, उपग्रह तारामंडल, उपग्रहों का एक समूह है ये। तो ये फायरफ्लाई भी एक उपग्रहों का समूह है और अभी इनको 550 किलोमीटर की जो लो अर्थ ऑर्बिट होती है वहां पे लॉन्च किया गया, वहां स्थापित किया गया। अभी तो इस मिशन में 3 सैटेलाइट लॉन्च किए गए और 3 सैटेलाइट इस साल के अंत तक लॉन्च कर दिए जाएंगे और आगे भविष्य में इन्होंने कहा कि 18 और सैटेलाइट हम इसमें लॉन्च करेंगे। और जब ये कंपनी सर्विस देना शुरू कर देगी तो ये उपभोक्ताओं को, कंज्यूमर्स को हाइपर स्पेक्ट्रल इमेजिंग सैटेलाइट सर्विस देने वाली भारत की पहली प्राइवेट कंपनी बन जाएगी। वर्तमान में ये सर्विस केवल इसरो ही प्रोवाइड कर रही है यहाँ पे। इससे क्या फायदा होगा? इससे एग्रीकल्चर यानी कि कृषि के क्षेत्र में, खनन, पर्यावरण निगरानी और रक्षा क्षेत्र में जो काम कर रही है कंपनियां, उनको बेनिफिट होगा। तो बिल्कुल साधारण भाषा में मैंने आपको बता दी सारी चीजें। पिक्सेल की स्थापना होती है 2019 में, हेडक्वार्टर बंगलुरु में आपको मिलेगा। ठीक है, तो ध्यान रखना। ये अगला प्रश्न देखते हैं। फिर अगले में पूछ रहे हैं, अभी हाल ही में दूसरे भारत मोबिलिटी ग्लोबल एक्सपो 2025 का उद्घाटन किसने किया? तो आंसर होगा नरेंद्र मोदी। तो अभी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अभी 17 जनवरी 2025 को नई दिल्ली के भारत मंडपम में दूसरे भारत मोबिलिटी ग्लोबल एक्सपो 2025 का उद्घाटन किया। ये दूसरा है, पहला वाला 2024 में हुआ था नई दिल्ली में ही। अच्छा, वैसे इस बार ये 3 स्थानों पर हो रहा है, दिल्ली में, एक तो भारत मंडपम में और यशोभूमि में, और उत्तर प्रदेश के ग्रेटर नोएडा में। अभी 17 जनवरी को शुरू हुआ, 22 जनवरी तक चलेगा ये। और इस बार की थीम है सीमाओं से परे भविष्य की ऑटोमोटिव वैल्यू चेन का सह निर्माण। क्या होता है इसमें? तो इसमें जो कार कंपनियां होती है, जो आने वाले उनके प्रोजेक्ट्स हैं, जो कारें हैं, वो इसमें एक्सपोज करती है, शो करती है। बाकी ये थी आज की हमारी करंट अफेयर्स की क्लास। कमेंट करके जरूर बताइएगा सेशन आपको कैसा लगा। वीडियो को प्लीज, अगर आपने अभी तक लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। अपने दोस्तों के साथ में स्टडी ग्रुप में एक बार इसे शेयर करके इस वीडियोस को मुझे एक बार सपोर्ट जरूर कीजिएगा। मुझे भी अच्छा लगेगा, जिस तरह से पढ़ के आपको अच्छा लगता है। आपका सपोर्ट मिलेगा तो वीडियो बना करके, इतनी मेहनत करके मुझे भी अच्छा लगेगा। बाकी PDF आपको मिल जाती है कहाँ पे? अपने टेलीग्राम चैनल पे। तो टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करके रख लीजिए। जब भी PDF आती है, वीडियोज आते हैं, उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सकेगा। और अगर कोई स्टूडेंट पहली बार क्रैक एग्जाम चैनल पे है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। टेलीग्राम का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। चलो अभी कल के करंट अफेयर्स का आपको क्विक रिवीजन करा दे, फिर हम सेशन एंड करते हैं। तो पहला प्रश्न पूछा, सिंगापुर ने किसे मानद नागरिक पुरस्कार से सम्मानित किया? तरुण दास। प्यूमा इंडिया की अभी ब्रांड एम्बेसडर बनी PV सिंधु। कान नगाई महोत्सव मनाया गया मणिपुर में। भारत और किस देश ने 2026 को दोहरा वर्ष घोषित किया? स्पेन। और एथलेटिक्स फेडरेशन ऑफ इंडिया के एथलीट्स कमीशन का चेयरपर्सन बनाया अंजू बॉबी जॉर्ज। कनुमा महोत्सव मनाया गया तेलंगाना में। दिल्ली हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस बन गए देवेंद्र कुमार उपाध्याय। भारतीय महिला क्रिकेटर ने वनडे में सबसे तेज शतक लगाने का रिकॉर्ड बनाया स्मृति मंधाना। परशुराम कुंड मेला 2025 ये हुआ कहाँ पे? अरुणाचल प्रदेश में। और आखिरी प्रश्न था, परमाणु ऊर्जा आयोग के अध्यक्ष कौन नियुक्त हुए? अजीत कुमार मोहंती। चलो कल का भी होमवर्क प्रश्न देखते हैं और सेशन एंड करते हैं। तो कल आपसे पूछा था बृहस्पति के किस चंद्रमा पर ओजोन गैस की खोज हुई? तो आंसर होगा कैलिस्टो। आप सभी ने प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर दिया। अब ये आज का आपका होमवर्क प्रश्न।